सरला के पति रमाकांत एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी 3 साल की एक बेटी थी रक्षा। छोटा सा परिवार था। आमदनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन वे संतुष्ट थे, इसलिए खुश थे। एक शाम जब रमाकांत ऑफिस से आया तो देखा कि पूरे घर में अंधेरा है और सरला मोमबत्ती की रोशनी में सब्जी काट रही है। अरे, मोमबत्ती क्यों जला रखी है? मोहल्ले में बिजली तो है, सभी के यहाँ लाइटें जल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि बिजली ही नहीं है। स्विच तो सारे घर के ऑन है, कहीं फ्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं है। रुको, मैं देखता हूँ। टॉर्च दूं क्या? अरे नहीं, मोबाइल है ना। सरला सब्जी काटती रही। रमाकांत ने मेन स्विच खोलकर फ्यूज निकाला। वो उड़ा हुआ था। उसने उसे ठीक किया, फिर मेन स्विच ऑन किया। ऑन करते ही पूरे घर में रोशनी हो गई। बिजली आ गई जी। आप नहीं आते तो मैं अंधेरे में ही काम करती रहती। बिजली तो आ गई, लेकिन इस क्रम में मेन स्विच के पास लगी एक नंगी तार से रमाकांत का हाथ सट गया। इतनी जोर का उसे बिजली का झटका लगा कि वो चीखते हुए दूर जा गिरा और वो बेहोश हो गया। चीख सुनते ही सरला दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? आंखें तो खोलिए। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रमाकांत की मौत हो गई। 3 साल की बेटी और खुद की जिम्मेदारी अब पूरी तरह सरला पर आ गई। पति की मौत के बाद न जाने कितने सवाल समाज की नजरें उससे पूछती, लेकिन सरला ने जिम्मेदारियों से भरा कांटों का ताज हंसकर पहन लिया। उसके जीवन का एक ही मकसद था कि रक्षा की देखभाल ठीक से हो, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न आए। सरला ने पहले सिलाई सीखी, उसके बाद एक सेकेंड हैंड सिलाई मशीन खरीदकर घर में ही सिलाई का काम करने लगी। वो रात दिन मेहनत करती ताकि रक्षा को वो एक नॉर्मल लाइफ दे पाए। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। रक्षा अब कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन जब वो कॉलेज से आई तो कितनी गर्मी है माँ, पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से आपका ये मरियल बाबा आदम के जमाने का पंखा। उफ। ये तेरे बाबूजी अपनी पहली कमाई से लेकर आए थे, अब इसे रिटायर कर दो माँ। अगले दिन शाम की बात है। रक्षा कॉलेज से जस्ट आई ही थी और गर्मी के मारे पंखे को घूर रही थी। सरला किचन में उसके लिए शिकंजी बना रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रक्षा ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2-4 आदमी एक बड़ा सा कार्टून लिए खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने पूछा, रक्षा मैडम का घर यही है? हाँ, मैं ही हूँ रक्षा। ये क्या है? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तभी किचन से सरला निकल कर आई। ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है बेटा, इसमें कूलर है। तुम्हें बहुत गर्मी लगती है ना? क्या माँ, तुम भी बिना बात के कूलर में पैसे खर्च कर दिए। आजकल एसी का जमाना है, इस जमाने में कूलर? तुम भी ना माँ, गरीबी वाली सोच से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। रक्षा की बात सुनकर सरला को बहुत दुख हुआ। जब से रक्षा कॉलेज जाने लगी थी वो अपनी माँ से खिंची खिंची रहती। माँ की कोई भी बात उसे पसंद नहीं आती थी। एक बार कॉलेज से आने में उसे बहुत देर हो रही थी तो सरला उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी। रक्षा उस समय अपने दोस्तों के साथ थी। उसने चुपचाप मोबाइल को साइलेंट कर दिया। इधर बेचारी सरला के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। जैसे ही रक्षा घर पर पहुंची तो उसने फोन न उठाने और देर से आने का कारण पूछा। क्या मम्मी, ये किसी पुलिस वाले की तरह सवाल क्यों पूछ रही हो? देर से क्यों आई, जल्दी क्यों गई? मैं अब कोई दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं जो आपके हर सवाल का जवाब देती फिरूं। और हाँ, फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अपने दोस्तों के सामने मुझे अपने सड़ियल फोन को उठाने में शर्म आ रही थी। आपसे कितनी बार कहा नया फोन दिला दो, लेकिन आपको मेरी खुशी और जरूरत से क्या लेना देना। जो माँ बिना अपनी फिक्र किए रक्षा के लिए सब कुछ करती, रात रात भर काम करती, उसे हर चीज, हर खुशी जो उसके लिए संभव थी उसे देती, लेकिन उसी बेटी के मुंह से ऐसी जहर भरी बातें सुनना सरला के लिए असहनीय पीड़ा देने वाला था। वो उसे कहती तो कुछ नहीं, लेकिन छिप छिप कर रो लेती। अगले दिन सुबह सरला रक्षा के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन वो बिना नाश्ता किए निकल गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, अपनी बेटी की छोटी सी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाती। सरला ने तय कर लिया कि रक्षा की शादी के लिए जो पैसे जमा कर रही हूँ उससे कुछ पैसे निकालकर उसके लिए मोबाइल खरीद दूंगी। वो ये सोच ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? आंटी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ।
रक्षा के कॉलेज से। आप जल्दी कॉलेज आ जाइए, वो अचानक से बेहोश हो गई है। सरला ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो भागी भागी कॉलेज पहुंची। रक्षा को होश तो आ चुका था, लेकिन उसे काफी कमजोरी लग रही थी। बेटा, तुम्हें खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए था। इतनी गर्मी है, उसी से चक्कर आया होगा। अब तुम लेक्चर मत दो माँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और ये आप कौन सी साड़ी पहनकर मेरे कॉलेज आ गई? मेरी इज्जत का कबाड़ा करने में आपको बहुत मजा आता है ना? सरला बेचारी चुप रही। वो घर लौट आई, लेकिन इस घटना के बाद रक्षा अक्सर बेहोश होने लगी, कभी कॉलेज तो कभी घर। सरला जिद करके उसे पास के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने शरीर में खून की कमी बताई और उसे ठीक ढंग से खाने को कहा। सरला अच्छी से अच्छी चीज उसे खाने को देती, लेकिन उसके बेहोश होने का सिलसिला नहीं रुका। अब तो सरला की टेंशन बढ़ने लगी। वो उसे बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसकी पूरी जांच की। लक्षा, आप जरा बाहर बैठिए, मुझे आपकी माँ से कुछ बात करनी है। रक्षा बाहर चली गई। उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर सरला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसके पैर कांपने लगे। डॉक्टर ने बताया कि रक्षा की दोनों किडनी फेल हो गई है। अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो 1 सप्ताह से अधिक नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को दूंगी किडनी। आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करिए। मैं अब अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, कृपा करके आप ये बात उसे मत बताइएगा कि उसे किडनी किसने दी। रक्षा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। सरला ने जो भी पैसे उसकी शादी के लिए जमा कर रखे थे, वो इसमें से खर्च तो हुए ही। 2 लाख रुपए उसे उधार भी लेने पड़े, लेकिन उसे खुशी थी कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है। 1 महीने बाद रक्षा घर आ गई। उसकी माँ सरला को अब और भी अधिक काम करना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी तो खर्च हो गई थी, ऊपर से कर्ज भी हो गया था। वो बेचारी सुबह से रात तक काम करती। इस बीच उसे रक्षा का भी ध्यान रखना होता था। रक्षा धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, लेकिन सरला का चेहरा अब उतरा उतरा लगता। उसे आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए वो कभी कभी बीमार भी हो जाती। लेकिन उस बीमारी की हालत में भी वो काम करती और रक्षा को कुछ नहीं बताती। एक दिन, माँ, मुझे फिर से कॉलेज जाना है। दिन भर घर में रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। अरे बेटा, कुछ दिन और आराम कर लो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? तबीयत ठीक नहीं थी ये कहकर 1 महीने से घर में किसी कैदी की तरह बंद कर रखा है आपने। आप रहिए घर में, मैं तो जाऊंगी। उसी दोपहर की बात है। सरला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी वो बाहर किसी काम से गई हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2-3 मोटे और बदमाश से दिखने वाले आदमी खड़े थे। कौन है आप लोग? सरला है क्या? वो इस महीने का ब्याज अभी तक नहीं मिला है। 5 तारीख की बात थी, आज 7 है। किस बात का ब्याज? आपकी माँ ने कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे जी। रक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने इतने सारे पैसे ब्याज पर क्यों लिए। उसने उन लोगों को बाद में आने को कहा। फिर वो चुपचाप खामोशी से बैठ गई और कुछ सोचने लगी। फिर वो माँ के कमरे में गई और उनके बक्से को खोला। बक्से में उसे बहुत सारे कागज मिले। उन्हीं कागजों में हॉस्पिटल के और किडनी ट्रांसप्लांट के कागज थे। अब उसे सब कुछ पता लग गया था। उसका सिर ये सब जानकर चकराने लगा। वो लगातार रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर सरला थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। बेटा, तुम कल से कॉलेज चली जाना, लेकिन बेटा कुछ दिन तुम ऑटो रिक्शे से जाना। मैंने उससे बात कर ली है, वो हर दिन टाइम पर आ जाएगा। और ऑटो के पैसे कहाँ से आएंगे माँ? अरे, ये सब तुम क्यों सोच रही हो? तेरी माँ भी जिंदा है बेटी। माँ, क्यों छिपाई तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात? अरे, इसमें छिपाने जैसा क्या है? ऑटो से तो कई लोग जाते हैं। ऑटो की बात नहीं माँ, मेरे ऑपरेशन की बात। आपका मुझे किडनी देने की बात, 2 लाख रुपए उधार लेने की बात। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, प्लीज प्लीज प्लीज, आप एक्टिंग मत करो।
आप बहुत बुरे एक्टर हो, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने ना जाने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, कितना दर्द दिया है तुमको, और तुम सारा दर्द शिव जी की तरह पी गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर रक्षा अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ी। सरला ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। अरे मेरी बेटी, तुम यही रहो मेरे सीने से लिपट कर, जैसे बचपन में रहा करती थी। वही मेरे लिए सुकून है बेटी। बाकी जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाता है। इस बार सब ठीक करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी माँ। इस बार तुम अकेले नहीं लड़ोगी, तुम्हारी बेटी रक्षा होगी तुम्हारे साथ हर कदम। रक्षा बदल गई थी। माँ के प्यार की अनमोल दौलत की कीमत उसे पता चल गई थी।